Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फोर्थ चैप्टर जिसका नाम था एनर्जी जनरेशन। ठीक है, एनर्जी जनरेशन में हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 5th पार्ट करेंगे। तो 5th पार्ट में आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टाइडल पावर और टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइडल पावर और टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं टाइडल पावर और टाइडल एनर्जी क्या होता है हमारे पास। Tidal power or tidal energy is obtained by converting energy from tides into useful forms of power, mainly electricity using various methods। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो भी टाइड्स होती हैं, ठीक है, टाइड्स जो होती हैं लहरें, सॉरी, जो टाइड्स होती हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक पावर में। ठीक है, पावर में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं बहुत सारे मेथड्स यूज करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से दोबारा फिर दिखाऊंगा कि ये क्या एग्जांपल है। तो although not yet widely used, मतलब ये widely use नहीं होता। although not yet widely used, तो ये इतना widely use नहीं होता। tidal energy has the potential for future electricity generation, तो मतलब इतना use तो नहीं होता प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में इसका यूज हो सकता है इलेक्ट्रिक जनरेशन में। ठीक है, tides are more predictable than the wind and sun, wind and sun के मुकाबले में ये more predictable है। ठीक है, more predictable है than in wind and sun। Among sources of renewable energy, tidal energy has traditionally suffered from relative high cost and limited availability of sites with sufficient high tidal ranges और flow velocities। ठीक है, तो ये हाई कास्ट होने की वजह से इतना फेमस नहीं हुई है टाइडल एनर्जी, और साइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी ये इतनी फेमस नहीं हो पाई है। तो साइट की अवेलेबिलिटी जैसे कि हम देखें, जो टाइड्स हैं वो सफिशेंट नहीं हो पाती हैं, या फिर जो फ्लो वेलोसिटीज है उसकी वजह से ये इतनी फेमस नहीं हो पाई है। दस कंस्ट्रिक्टिंग इट्स टोटल अवेलेबिलिटी, constricting its total availability. However, many recent technological developments and improvements, both in design, dynamic tidal power, tidal lagoons, and turbine technology, example, new axial turbines, cross flow turbines, indicate that the total availability of tidal power may be much higher than previously assumed, and that economic and environmental costs may be brought down to competitive levels। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं टाइडल एनर्जी जनरेटर देख लेते हैं। इसी में टॉपिक है टाइडल एनर्जी जनरेटर। द एनर्जी obtained from the rise and fall of tides is called tidal energy। तो जो हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है राइज और फॉल होने से, टाइड्स जो भी हमारे पास टाइड्स होती है उसकी वो जो राइज करती है, फॉल करती है, उसकी वजह से जो एनर्जी हमारे पास जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है, tidal barriers or dams are constructed across a narrow opening to the sea water. Water rushes into the dam when the sea level rises. This moves the blades of the turbine which is attached at the opening of the dam. This results in the generation of electricity। तो ये इसका प्रोसेस है टाइडल एनर्जी जनरेशन का। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दी है यहाँ पे, शिवा SIHW शिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन। ठीक है, इसका नाम है शिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन, और ये कहाँ पे है, गयोंगी प्रोविंस साउथ कोरिया में। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल पावर स्टेशन। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइडल पावर स्टेशन है। ठीक है, with a total power output capacity of 254 मेगावाट। तो इसकी जो पावर कैपेसिटी है, आउटपुट पावर कैपेसिटी है, वो है 254 मेगावाट। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है, इसकी एग्जांपल आपको रिमेंबर कर लेनी है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं टाइडल एनर्जी की, और कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एडवांटेजेस देखेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज है इको फ्रेंडली है ये। ठीक है, हाईली प्रिडिक्टेबल एनर्जी सोर्स है, हाईली एनर्जी डेंसिटी, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट्स आर लो, एंड इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं।
अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास है फर्स्ट, हाई टाइडल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन कास्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन मरीन लाइफ फार्म्स, मरीन की जो लाइफ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोकेशन लिमिट्स, लोकेशन कम होने की वजह से भी इसमें दिक्कत है। द वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ सी वेव्स, मतलब हमारे पास जो सी में लहरें आती हैं वो भी हमारे पास वेरिएबल होती हैं, मतलब कांस्टेंट नहीं होती हैं, कभी कभी आ सकती हैं, तो इसलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एनर्जी का, जियो थर्मल एनर्जी का। ठीक है, तो जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है हम देख लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज हीट डिराइव्ड विद इन द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, हमारे पास हीट डिराइव्ड विद इन द सब सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ का सब सरफेस है वहां से हीट को डिराइव किया जाता है, उसी के अंदर हीट को डिराइव किया जाता है। वाटर एंड आर स्ट्रीम कैरी द जियोथर्मल एनर्जी to the Earth's surface. Depending on this characteristic, geothermal energy can be used for heating and cooling purposes. तो इसको हम heating and cooling purpose दोनों के लिए इसको हम use करते हैं geothermal energy को। और भी harnessed to generate clean energy, तो इसको हम clean energy generate करने के लिए भी यूज करते हैं। However, for electricity generation, high or medium temperature resources are needed. ठीक है, तो इसमें हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो तो हमारे पास हाई एंड मीडियम टेम्परेचर रिसोर्स हमें इसमें जरूरत पड़ती है, जिसकी विच आर यूजली लोकेटेड क्लोज टू टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन। तो जो हमारे पास हाई टू मीडियम टेम्परेचर रिसोर्सेज होते हैं वो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वेयर डज जियोथर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम, मतलब कहाँ से ये एनर्जी आती है, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से हमारे पास आती है, कहाँ से हमें मिलती है, तो हम देख लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट दैट कम्स फ्रॉम द सब सरफेस, मतलब जियोथर्मल एनर्जी क्या है, एक हीट एनर्जी है जो सब सरफेस से आती है। ठीक है, सब सरफेस जो है अर्थ की वहां से हमारे पास ये एनर्जी हमें मिलती है। इट इज कंटेन्ड इन द रॉक्स एंड फ्लूइड्स बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एनर्जी होती है रॉक्स में होती है और एंड फ्लूइड के फॉर्म में होती है बीनीथ द अर्थ क्रस्ट एंड कैन बी फाउंड एज फार डाउन टू द अर्थ हॉट मोल्टन रॉक और मैग्मा। ठीक है, तो ये मतलब हाथ के जो राख होती है उसका जो हार्ड पोर्शन होता है मैग्मा, वहां पे ये अवेलेबल होती है। To produce power from geothermal energy, wells are dug a mile deep into underground reservoirs to access the steam and hot water there, which can then be used to drive turbines connected to electricity generators। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले वेल्स डग किए जाते हैं, मतलब कुएं खोदे जाते हैं। कुएं खोदने के बाद क्या किया जाता है, मतलब डीप कुएं खोदे जाते हैं इनटू अंडरग्राउंड रिजर्वायर टू एक्सेस द स्टीम, मतलब क्यों खोदे जाते हैं, स्टीम को एक्सेस करने के लिए, जो भाप है जमीन में उसको एक्सेस करने के लिए, एंड हॉट वाटर को एक्सेस करने के लिए, गर्म पानी को एक्सेस करने के लिए। जैसे ही हमें भाप मिल गई तो वो क्या करेगी, टरबाइन को ड्राइव करेगी, मतलब टरबाइन उससे घूमेगा, जो भी व्हील होगा उससे घूमेगा और उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स, 3 टाइप के हमारे पास जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ड्राई स्टीम, दूसरा है फ्लैश, तीसरा है बाइनरी। ठीक है, ड्राई स्टीम इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, तो ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है जियोथर्मल एनर्जी का, ड्राई स्टीम। Okay, and takes steam out of the ground and uses it to directly drive the turbine। तो इसमें क्या होता है, it takes steam, ये भाप को लेता है, steam out of the ground and uses directly drive into turbine, तो ये डायरेक्टली लेता है और डायरेक्टली इससे टरबाइन हमारे पास ड्राइव होता है और हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है। बात करते हैं हम फ्लैश की, फ्लैश की अगर हम बात करें, फ्लैश प्लांट्स आर Flash plants use high pressure hot water into cool low pressure water
whilst binary plants pass hot water through a secondary liquid with a lower boiling point which turns to vapor to drive the turbine। ठीक है, तो इसमें मतलब वेपर का ही हमारे पास कंसेप्ट यूज होता है, मतलब जो स्टीम है उसका ही कंसेप्ट यूज होगा जिससे कि टर्बाइन रोटेट होगा और जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ जियोथर्मल प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी के प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे। प्रोस एंड कॉन्स को आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। इसकी ये हमारे पास प्रोस हैं और ये है कॉन्स है, मतलब ये एडवांटेजेस हैं, ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। दिस एनर्जी सोर्स इज मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली देन कन्वेंशनल फ्यूल सोर्सेज। ठीक है, तो ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी सोर्स है हमारे पास। इसका कॉन्स देखें, इसकी डिसएडवांटेज देखें। द लार्जेस्ट सिंगल डिसएडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज दैट इट इज लोकेशन स्पेसिफिक। तो ये लोकेशन स्पेसिफिक है, मतलब हम हर एक लोकेशन पे इसको नहीं मतलब तैयार कर सकते एनर्जी को। ये मतलब किसी किसी लोकेशन पे ही इसकी फिक्स लोकेशन होती है, वहां पे ही एनर्जी ये जनरेट हो सकती है। ठीक है, ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये। ठीक है, इसमें कौन में है, गैसेस आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डिगिंग के प्रोसेस में गैसेस रिलीज होती हैं जिससे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे पास हो जाता है। The number of exploitable geothermal resources will increase with the ongoing research and development in the industry. Geothermal energy runs the risk of triggering earthquake, तो इससे earthquake होने का भी खतरा रहता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। A sustainable source of energy as it's always available unlike wind and solar। ठीक है, तो wind and solar के मुकाबले में देखें तो ये एक सस्टेनेबल सोर्स है। तो यहाँ पे देखें कौन में एक्सपेंसिव रिसोर्स टू टैप इनटू विद हाई upfront costs ranging from around 2 to 7 million for a plant with a 1 megawatt capacity। 1 megawatt capacity के लिए हमें 2 से 7 मिलियन रुपीज इस पे खर्च करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसकी कास्ट भी ज्यादा है। A reliable source as it's easier to predict the power output from a geothermal plant with a high degree of accuracy। तो ये एक reliable source यहाँ पे है। Energy fluid needs to be pumped back into the underground reservoir faster than it is depleted। Management is required to maintain suitability। तो मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड, तो ये भी इसके एडवांटेज में आ जाती है। Increase in exploitation meaning that new technologies are being created to improve the energy process and pollution levels are much lower compared to the fossil fuels। तो मतलब बहुत सारे इसके एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको देखना है कि आप का जो एरिया है वो कौन सी एनर्जी के लिए सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी का सिलेक्शन करना है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.